हेलो दोस्तों, लेज़र टॉपिक की कंटिन्यूएशन में हम लोग अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द आइंस्टीन्स कोफिशिएंट। आइंस्टीन्स कोफिशिएंट या आइंस्टीन्स ए एंड बी कोफिशिएंट, कई तरीक़ों से इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, इस जो डायग्राम ये है, ये काफ़ी हद तक हमारी इस प्रॉब्लम को विजुलाइज करने में हमारी हेल्प करेगा। हम लोग एनर्जी लेवल डायग्राम के रूप में मानते हैं कि हमारे पास एक ग्राउंड स्टेट है जिसको हम E1 कह रहे हैं, और हमारे पास एक हायर एनर्जी स्टेट है जिसको हम E2 कह रहे हैं। अब मान लें कि हमारा हायर एनर्जी स्टेट जो है वो मेटा स्टेबल स्टेट है, एक ऐसा स्टेट जिसकी अपनी खुद की लाइफ टाइम है, मान लो 10⁻³ सेकेंड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 10⁸ सेकेंड। और यहाँ पर तो लाइफ टाइम इनफाइनाइट होती है। विजुलाइज करने के लिए आप देखो कि जैसे मान लो कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। तो ये जो पूरी स्टेट है, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट में चक्कर लगाना, ये जो पूरे एटम की स्टेट है, कहेंगे कि ये एटम अपने ग्राउंड स्टेट में है। ग्राउंड मतलब उसका जो फंडामेंटल बेसिक स्टेट है, उसका ग्राउंड स्टेट है। तो आप अपने डायग्राम में दिखाते हो कि ये एटम यहाँ पर है। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर फोटोन गिरे। ये जो आप येलो कलर का सर्किल देख रहे हो, ये फोटोन है। ऐसा नहीं कि एक फोटोन गिरे हैं, नंबर ऑफ फोटोन गिरे हैं, और फोटोनों की जो डेंसिटी है, रेडिएशन की डेंसिटी हम U कह रहे हैं। न्यू फ्रिक्वेंसी के फोटोन गिर रहे हैं। तो अगर फोटोन गिरेंगे तो जाहिर सी बात है, ऐसा भी नहीं है कि हर फोटोन एब्जॉर्ब भी होगा, लेकिन अगर फोटोनों की संख्या ज़्यादा है तो एब्जॉर्ब होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। अब मान लो कि एक फोटोन जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, तो जब वो फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो बचे हुए फोटोन चले जाएंगे, लेकिन वो जो एब्जॉर्ब फोटोन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक हायर लेवल पर शिफ्ट करा देगा। तो जो आप ये दूसरे फिगर नंबर बी में जो आप ये सॉलिड लाइन का सर्किल देख रहे हो, ये एक हायर एनर्जी स्टेट है, जिसको इस वजह से हम पूरे का पूरा एटम एक्साइटेड कहलाएगा। हम कहेंगे हमारा पूरा एटम एक्साइटेड हो गया है। तो आपने दिखाया इसको कि ये आपका एटम था ग्राउंड स्टेट में, जैसे इस पर फोटोन गिरा ये शिफ्ट कर गया किसी एक्साइटेड स्टेट में। तो अब हम एटम को यहाँ दिखा रहे हैं। तो जो फिगर नंबर बी है वो एटम की ये पोजीशन है, फिगर नंबर ए है वो एटम की ये पोजीशन है। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा, यानी एटम जिस स्टेट में ए में था उसी स्टेट में जब पहुंच जाएगा सी में, तो जब ये वापस से ऐसा होगा तो एक फोटोन बाहर एमिट करेगा, एमिशन होगा यहाँ पर। ओके, तो वैसे तो अगर ये जो मेटास्टेबल स्टेट ना हो करके अगर ये कोई एक्साइटेड स्टेट होती जिसकी लाइफ टाइम 10⁻⁸ सेकेंड होती, तब हम कहते कि ये जो प्रोसेस है हमारा, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोसेस है। लेकिन अगर ये मेटास्टेबल स्टेट है तो हम पाएंगे कि बहुत सारे एटमों में अभी एक्साइटेड स्टेट है। तो आप दिखाओगे बहुत सारे एटम अभी एक्साइटेड स्टेट में है, और फिर किसी फोटोन की प्रेजेंस में ये सब एक साथ नीचे जंप करेंगे, वो हो जाएगा स्टिमुलेटेड एमिशन। हम लोग इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो हमारे पास E1 स्टेट में एक एटम है, E2 स्टेट में उसको जाना है, तो एटम हमारा E1 स्टेट में है, इधर से इसके ऊपर फोटोन गिर रहे हैं जिनकी डेंसिटी U है, और जितनी ज़्यादा फोटोन होंगी उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी इन एटमों के उसको एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड होने की। तो आप पहले तो एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हो। एब्जॉर्प्शन में आप कहोगे कि द पॉसिबिलिटी, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं जस्ट बोल दे रहा हूँ, द पॉसिबिलिटी ऑफ एटम टू, द प्रोबेबिलिटी कहना ज़्यादा सही रहेगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम टू एब्जॉर्ब द फोटोन इज़ प्रोपोर्शनल टू, देखो P12 मतलब स्टेट 1 से 2 में जाने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पहले तो डिपेंड करती है U न्यू पर, यानी कि कितना रेडिएशन, किस डेंसिटी के रेडिएशन गिर रहा है, और साथ ही साथ वो डिपेंड करती है इन 1 और 2 स्टेट की प्रॉपर्टी पर। तो यहाँ पर B12 एक कांस्टेंट है जो कि आइंस्टीन ने इंट्रोड्यूस किया, और ये कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है स्टेट 1 और 2 पर, स्टेट 1 और 2 की अवस्थाओं की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। तो आपके एटम के ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि स्टेट नंबर 1, 2 की प्रॉपर्टी क्या है, कांस्टेंट B12, और रेडिएशन जो आ रहा है उसकी डेंसिटी कितनी है U। इक्वेशन नंबर 1।
अब हम बात करते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन की। स्पॉन्टेनियस एमिशन में क्या होता है, हम ये दिखाएंगे कि हमारा एटम अब यहाँ पहुँच चुका है, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच चुका है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जंप कर रहा है। अगर हमारी अब जब अपने आप ये जंप करेगा, कब जंप करेगा, जब इसकी यहाँ पर लाइफ टाइम पूरी हो जाएगी। तो किसी एक्साइटेड स्टेट में जब एटम रहता है तो उसकी एक लाइफ टाइम होती है, उस लाइफ टाइम के बाद उसको वापस आना होता है। अब ये लाइफ टाइम किस पे डिपेंड करता है, ये लाइफ टाइम डिपेंड करता है स्टेट नंबर 2 की प्रॉपर्टी पर, स्टेट नंबर 2 की प्रॉपर्टी पर। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, एटम के स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो P21 है, और ये डिपेंड करता है एक कांस्टेंट A21 पर। क्योंकि यहाँ पर किसी रेडिएशन कोई अभी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली होने वाली प्रक्रिया है। तो इसको हम कई बार ऐसे लिख सकते हैं, इवन यहाँ पर लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस, स्पॉन वर्ड सफिक्स में जोड़ तो दैट इज़ मोर देन इनफ। तो स्पॉन्टेनियस तरीके से अपने आप से E2 से E1 में आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सिर्फ स्टेट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा कांस्टेंट आ गया A21। ठीक है, अब एक तीसरी पॉसिबिलिटी के बारे में सोचो। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें आइंस्टीन कहते हैं कि अगर आपका जो एक्साइटेड स्टेट है, जिसको क्या आप कह रहे हो मेटास्टेबल स्टेट है, तो इसकी लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा है। कोई एटम यहाँ पहले गया तो वो यहाँ पर तो रहेगा, लेकिन उसके बाद और भी एटम यहाँ इकट्ठा होने शुरू हुए। तो जो सबसे पहले गया था एटम वो तो अपने आप स्पॉन्टेनियस तरीके से नीचे आ जाएगा। बाकी के एटम इंतज़ार करेंगे कि जब उनका लाइफ टाइम पूरा होगा तब वो नीचे कूदेंगे। जैसे पके हुए फल हैं, वो ऑटोमेटिकली जब पक जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं, तो नीचे गिर जाते हैं। तो एक जो पक गया वो गिर गया, बाकी के सारे अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये वैसा ही है, एटम इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जब ये एटम ट्रांजिट करे ग्राउंड में, तो ये फोटोन एमिट करेगा। ऐसे और भी प्रोसेस होगी। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी बनती है कि ये जो फोटोन एमिट हो रहे हैं, अगर ये फोटोन इन रुके हुए एटमों से इंटरेक्ट करें, जो अभी ग्राउंड स्टेट में नहीं बल्कि मेटास्टेबल स्टेट में है, तो अगर ये फोटोन इन एटमों से इंटरेक्ट करे तो एक पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि सारे एटम अपना समय पूरा होने से पहले ही एक साथ ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिट कर दें, और हमारे पास बहुत सारा फोटोन निकलेगा। तो यहाँ पर एमिशन देखो, स्पॉन्टेनियस एमिशन में ऑटोमेटिकली आपका एटम ग्राउंड स्टेट की तरफ जंप कर जाता है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन में ये जो एटम ग्राउंड स्टेट से ऊपर वाली स्टेट यानी मेटास्टेबल में रुके हुए हैं, इनको अगर एक प्रॉपर फ्रिक्वेंसी का फोटोन इंटरेक्ट करे तो पॉसिबिलिटी यहाँ होती है कि ये जंप कर जाएंगे। तो आप एक और पॉसिबिलिटी के बारे में लिख सकते हो जिसको कि हम स्टिमुलेटेड कहेंगे, और वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा एक तो कितने फोटोन उससे टकरा रहे हैं डेंसिटी पर, और दूसरा डिपेंड करेगा एक कांस्टेंट पर B21। देखो यहाँ पर दो कांस्टेंट, B12 तो एब्जॉर्प्शन के साथ जुड़ा था, B21 जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन के साथ जुड़ा हुआ है। और B21 जो होगा ये डिपेंड करेगा स्टेट की प्रॉपर्टी पर, जो आपका मेटास्टेबल स्टेट है उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। आप देखो इक्वेशन नंबर 1 में U आ रहा है, जो कि कितने एटम फोटोन को एब्जॉर्ब करेंगे उतने ही एक्साइट होंगे, और इक्वेशन नंबर 3 में U आ रहा है क्योंकि ये बता रहा है कि मेटास्टेबल स्टेट में जो एटम अभी रुके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं अपने लाइफ टाइम पूरा होने का, उन पे जब फोटोन टकराएगा तो वो उनको ग्राउंड स्टेट की तरफ मोटिवेट करेगा जाने के लिए। तो अगर हम टोटल पॉसिबिलिटी निकालें एमिशन की, अगर हम एमिशन की टोटल प्रोबेबिलिटी निकालें, टोटल प्रोबेबिलिटी, तो देखो यहाँ पर P21 जो होगा वो दो तरह का होगा। एक तो P21 स्पॉन्टेनियस है, एक P21 है स्पॉन्टेनियस है, और दूसरा है P21 स्टिमुलेटेड, है ना, दोनों तरीक़ों से। और ये दोनों तरीके एक साथ हो रहे होंगे क्योंकि जब एटम जंप करके मेटास्टेबल स्टेट में जा रहे थे, तो जो एटम पहले गया होगा, जिसका पहले टाइम पूरा हो गया, वो तो स्पॉन्टेनियस तरीके से आएगा ही। तो P21 जो है वो उसको लिख सकते हैं A21
प्लस B21 इंटू यू न्यू। ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का सम है। तो ये है सम ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3। आई होप ये लॉजिक आप समझ रहे होंगे। अब पॉसिबिलिटी जब आगे चला, एक चीज़ और समझो। शुरू में क्या था हमारे पास? शुरू में हमारे पास ये था कि यहाँ पर N1 एटम थे, ठीक है, N1 एटम थे, और एक एटम के ट्रांजिट करने की जो पॉसिबिलिटी निकाली वो आपने निकाली P12। P12 क्या है? एक एटम के ट्रांजिट करने की पॉसिबिलिटी, और आपके पास मान लो यहाँ N1 एटम है। तो यहाँ पर लिखेंगे द टोटल probability of atoms from 1 to 2, from state 1 to 2 हो जाएगा N12 इज इक्वल टू N1 P12। N12 क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एटम फ्रॉम 1 to 2, जो 1 से 2 का ट्रांजिशन हो रहा है एब्जॉर्प्शन के दौरान, वो N12। तो अब जरा यहाँ पर आप लिखोगे तो N1 है और P12 की वैल्यू क्या थी? जरा इक्वेशन नंबर 1 को देखो तो वो थी UB12। तो ये हो जाएगा, पहले हम कांस्टेंट को आगे लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे B12U, ठीक है, ये हो गया। तो इसको हम मान लें क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा सोचें, इसी डायग्राम में हम बनाते हैं। मान लो आपके पास यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट जो थी, यहाँ सपोज N2 एटम है। एक एटम के यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिट करने की टोटल पॉसिबिलिटी क्या है? जो आपने देखा है क्वेश्चन नंबर 3 कि A21 प्लस B21U। तो अगर सारे N2 एटमों के ट्रांजिट होने की पॉसिबिलिटी आप निकालोगे तो आपको इसको N2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो आप लिखोगे द टोटल probability of transition from 2 to 1 क्या हो जाएगा? N21 बराबर N2 P21, और N21 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी N2 टाइम A21 प्लस B21U दिस। इक्वेशन नंबर 5। ओके, सो आपने सारे एटमों के इस तरह से एक्साइटेड में जाने की पॉसिबिलिटी निकाल ली क्वेश्चन नंबर 4 में, और इन सारे एटमों के वापस आने की पॉसिबिलिटी निकाल ली क्वेश्चन नंबर 5 में। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम कहेंगे कि दोनों ही इक्वेट हो जाते हैं। एट थर्मल इक्विलिब्रियम आप कहोगे कि जो ये दोनों पॉसिबिलिटी हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, मतलब कोई पार्शियलिटी नहीं, जितने एटम ट्रांजिट होकर के ऊपर जा रहे हैं उसी हिसाब से नीचे भी आ रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा N1B12। आप ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 और 4 और 5 से आप उठा करके यहाँ पर रख दीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद ये रख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में N2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा आ गया है। अब आप एक चीज़ खास देखो, U वाले टर्म इधर है, U वाले टर्म इधर है, तो इनको हम एक तरफ ले लेते हैं। तो आपके पास U फंक्शन ऑफ V बाहर हो जाएगा, यहाँ बचेगा N1B12 माइनस N2B21, और राइट साइड में है N2A21। ओके, सो U फंक्शन ऑफ V इज N2A21 ओवर N1B12 माइनस N2B21। ओके, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, हम यहाँ पर N2 हटाना चाहते हैं, तो क्या करोगे? N2 तो ऐसे ही है, आप यहाँ से N2B21 कॉमन ले लो। कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा N1B12 अपॉन N2B21 माइनस 1। N2 कैंसिल हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं A21 बाई B21 अपॉन N1 अपॉन N2 B12 अपॉन B21 माइनस 1। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आइंस्टीन ने ऑब्टेन किया था। क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 होगा, या 6। अब एक और सिग्निफिकेंट लॉ था, प्लैंक लॉ।
बाई प्लैंक्स लॉ जो ये रेडिएशन डेंसिटी है इसको निकालने का एक तरीका था 8 पाई एच, एक मिनट लिख रहे हैं फिर से, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब 1 अपॉन e टू द पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये प्लांक का रिलेशन था, इक्वेशन नंबर 7। तो आप देख रहे हो काफ़ी कुछ हद तक मिलता जुलता कुछ यहाँ पर दिख रहा है, A21 B21 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल का एक फैक्टर है, -1 भी है -1 भी है, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल का फैक्टर है, यहाँ पर नहीं है। अब अगर एक्सपोनेंशियल के फैक्टर के रूप में हम इक्वेशन नंबर 6 को भी रिप्रेजेंट कर दें तो हमारा काफ़ी काम अच्छे से निपट जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर बोल्ट्जमैन का एक लॉ फॉलो करना पड़ेगा। तो अब आपको यहाँ पर बोल्ट्जमैन फैक्टर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और है क्या बोल्ट्जमैन फैक्टर कि अगर आपके पास एनर्जी की वैल्यू मालूम है, आपको टेम्परेचर मालूम है, तो कितने N1 होंगे, मतलब N1 क्या है, नंबर ऑफ एटम इन द स्टेट E1। तो अगर आपको टेम्परेचर मालूम है और आपको स्टेट की एनर्जी मालूम है, तो उस टेम्परेचर पर उस एनर्जी स्टेट में कितने एटम होंगे ये बोल्ट्जमैन फैक्टर से निकाल सकते हैं। तो वो क्या है, N1 मतलब नंबर ऑफ एटम इन द फर्स्ट स्टेट, ग्राउंड स्टेट, वो किसके बराबर होगा। एक कांस्टेंट आप ले सकते हो, यहाँ पर कोई कांस्टेंट ले सकते हो, e की पावर माइनस E1 बाई के टी। ये जो e की पावर माइनस E1 बाई के टी एक्सपोनेंशियल के ऊपर होता है, इसी पूरे को हम बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं। तो बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या कहता है, एट एनी टेम्परेचर T एंड एनर्जी E1 द नंबर ऑफ एटम इन द स्टेट E1 इज गिवन बाय दिस फार्मूला। ऑल्सो इसी तरह से अगर N2 निकालोगे तो आपके पास कांस्टेंट रहेगा e की पावर माइनस E2 बाई के टी। हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इक्वेशन नंबर 6 और 7 को इक्वेट करेंगे और हमने देखा इक्वेशन नंबर 7 में एक्सपोनेंशियल का टर्म है, तो उस एक्सपोनेंशियल के टर्म को इक्वेशन नंबर C में डालने के लिए काम कर रहे हैं। अब आपके पास देखो इक्वेशन नंबर 6 में क्या है, N1 बाई N2 है, तो ठीक है आप N1 बाई N2 कर दोगे। तो जब आप N1 बाई N2 करोगे तो N0 कैंसिल हो जाएगा, e की पावर आ जाएगी E2 माइनस E1 बाई के टी, E2 माइनस E1 बाई के टी। अब आते हैं बोहर के लॉ पर। आपने बोहर का मॉडल पढ़ा है 12th क्लास में, वहाँ ये बताया गया है कि अगर एनर्जी स्टेट E1 है, एनर्जी स्टेट E2 है, तो जब भी कोई एटम ट्रांजिट करता है लोअर एनर्जी स्टेट में तो वो एक फोटोन निकालता है और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो E2 माइनस E1 h न्यू के बराबर होगी। ये बोहर के मॉडल से हमने लाए हैं। तो E2 माइनस E1 h न्यू होगा, तो इसका मतलब है ये हो जाएगा e की पावर h न्यू बाई के टी। तो जब आपके पास N1 बाई N2 e की पावर h न्यू बाई के टी आ चुका है तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, सो इक्वेशन 6 बिकम u इज इक्वल टू A21 अपॉन B21 डिवाइडेड बाई B12, आई होप सही लिख रहे हैं, इट इज़ B12 अपॉन B21 e की पावर h न्यू बाई के टी माइनस 1। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 7। अब आप जरा कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7, तो 8 हो गया। इक्वेशन नंबर 7 और 8 को कंपेयर करो, आप देखोगे e की पावर h न्यू है, e की पावर h न्यू है, गुड, -1, वेरी गुड। टू द पावर h न्यू बाई के टी का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट में B12 अपॉन B21 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, B12 अपॉन B21 इज़ 1, ठीक है, कंपेयर किया। और क्या आ जाएगा, A21 बाई B21 कितना हो जाएगा, देखो A21 बाई B21 ये पूरा फैक्टर है, तो ये हो जाएगा A21 बाई B21 इज़ 8 पाई h न्यू क्यूब बाई सी क्यूब, ठीक है। एक ये वैल्यू आ गई A21 बाई B21 और एक 21 बाई B21 का ये फैक्टर आ गया। तो ये दो रिलेशन है जो कि आइंस्टीन कोफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन है। एक चीज़ यहाँ पर ख़ास तौर पे देखो, एक चीज़ देखोगे A21 इज इक्वल टू 8 पाई h बाई सी क्यूब, ये सब कांस्टेंट है, न्यू क्यूब B21 ये है हमारे पास। तो अगर हम इससे कह सकें, यहाँ पर आप देख रहे हो कि A21 क्या है, जरा देखो जा कर के ऊपर, A21 हमने कहाँ निकाला था, स्पॉन्टेनियस एमिशन में निकाला था, थोड़ा सा और ऊपर ये देखो, यानी A21 स्पॉन्टेनियस एमिशन है और B21 क्या है,
स्टिमुलेटेड एमिशन है। तो आप ज़रा इस फैक्टर को देखो। इस फैक्टर में आपके पास ये है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू न्यू क्यूब टाइम स्टिमुलेटेड एमिशन कोफिशिएंट। B21 तो स्टिमुलेटेड का है, और इसको कौन गवर्न कर रहा है? न्यू। और न्यू किस पर गवर्न कर रहा है? E1 और E2 के बीच की गैप पर। अगर E1 E2 का गैप ज़्यादा होगा तो H न्यू, H तो कांस्टेंट है, न्यू ज़्यादा होगा। इसका मतलब है अगर दो एनर्जी स्टेट, ये जो है E1 और E2, इनके बीच का गैप अगर ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में स्पॉन्टेनियस, तो गैप ज़्यादा होने का मतलब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर दो एनर्जी स्टेट के बीच का गैप ज़्यादा है तो वहाँ पर स्पॉन्टेनियस एमिशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू स्टिमुलेटेड एमिशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन में कौन डोमिनेट करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उन दोनों ऊर्जा स्तरों के बीच का गैप कितना है। गैप ज़्यादा, न्यू ज़्यादा। न्यू ज़्यादा तो जाहिर सी बात है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर न्यू कम होगा तो स्पॉन्टेनियस एमिशन होने की पॉसिबिलिटी कम होगी, स्टिमुलेटेड की ज़्यादा होगी। तो ये एक फैक्टर हमारे सामने निकल के आ रहा है। और यहाँ एक और चीज़ है कि B12 इज इक्वल टू B21। इसका मतलब स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन होने की पॉसिबिलिटी दोनों बराबर है। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी आपके पास B12 क्या है? B12 एब्जॉर्प्शन के साथ जुड़ा है। आई एम गेटिंग लिटिल बिट कंफ्यूज। या तो एब्जॉर्प्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है, तो एब्जॉर्प्शन होने की जो पॉसिबिलिटी है और जो एमिशन होने की पॉसिबिलिटी है, ये दोनों बराबर है। तो समान रेट के साथ एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रहा है। यानी कोई ऐसा एटम प्रेफर नहीं कर रहा है, कोई एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहा है, एमिट कम कर रहा है। वो दोनों को ही बराबर मात्रा में वो एब्जॉर्ब एमिट कर रहा है। अब वो एमिशन स्पॉन्टेनियस होगा या स्टिमुलेटेड होगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिन एनर्जी लेवल के बीच में सारा काम हो रहा है उनके बीच का गैप कितना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द आइंस्टीन कोफिशिएंट। Okay, so next class we will discuss about the ruby laser and helium neon laser and the possible application of laser in modern day technology. Okay, so that's enough for today. Have a nice day and namaskar.